मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो सभी लोग। अपन आयन एक्सचेंज पढ़ रहे थे और आयन एक्सचेंज में आज एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, धनायन विनिमय क्षमता एवं मृदा उर्वरता। क्या पढ़ेंगे? धनायन विनिमय क्षमता एवं मृदा उर्वरता। क्लियर? तो धनायन विनिमय क्षमता और मृदा उर्वरता क्या होता है? वैज्ञानिकों ने बताया कि जो मृदा उर्वरता का सर्वोत्तम सूचक होता है, इसके अनुसार वैज्ञानिकों के अनुसार मृदा उर्वरता, ये मृदा उर्वरता है, इसका सर्वोत्तम सूचक धनायन विनिमय क्षमता होती है। मृदा उर्वरता का सर्वोत्तम सूचक क्या होती है? धनायन विनिमय क्षमता होती है। ये जो मृदा उर्वरता आपने लिखी है, ये इसके कारण है, धनायन विनिमय क्षमता के कारण होती है। ठीक है, ये मृदा में जो विनिमय धनायन का प्रकार होता है और उसकी मात्रा, मृदा में धनायन विनिमय का प्रकार और उसकी मात्रा, ये मृदा के सामान्य गुणों को प्रभावित करती है। मृदा के सामान्य गुणों को प्रभावित करती है। जैसे आप देखें कि जहाँ पर या जिस मृदा में कैल्शियम की मात्रा उच्च होती है, जिस मृदा में किसकी मात्रा उच्च होती है? कैल्शियम की मात्रा उच्च होती है, वो मृदाएं अच्छी भौतिक सुविधाएं वाली होती हैं एवं उनमें पोषक जो तत्व पाए जाते हैं वो अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, अच्छी भौतिक सुविधा और अच्छे उच्च पोषक तत्वों युक्त होती है जिनमें कैल्शियम की मात्रा ज्यादा होती है। साथ ही वे मृदाएं सैरंध्र और दानेदार भी होती हैं। छोटे छोटे संकीर्ण उनमें पाए जाते हैं, संकीर्ण मतलब छिद्र छोटे छोटे पाए जाते हैं, और मृदाएं कैसी होती हैं? दानेदार होती हैं। ठीक है बेटा। साथ ही उनमें बातन, एयर कंडीशन की अपन बात करें, बातन और जल निकास की व्यवस्था अधिक होती है। ठीक है, जब उनमें छिद्र होंगे, उनमें बात की सैरंध्र होती है, छिद्र होंगे, उनमें एयर का जो आवागमन है वो ज्यादा होगा, और साथ में जल निकास की, जल के निकलने की क्षमता भी ज्यादा होगी। ठीक है, तो इससे क्या होगा? कैल्शियम वाली जो मृदा होती हैं वो मृदा पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालती हैं, कम डालती हैं, उनका प्रतिकूल प्रभाव कम पड़ता है। ठीक है, इसके अलावा जो बेस असंतृप्त मृदा होती है, कौन सी? बेस असंतृप्त मृदा, उनमें विनिमय हाइड्रोजन और एल्यूमिनियम के कारण, उनमें विनिमय हाइड्रोजन एवं एल्यूमिनियम के कारण, यह हाइड्रोजन और एल्यूमिनियम, इसके कारण अम्लीयता अधिक होती है। बेस असंतृप्त मृदाओं में विनिमय हाइड्रोजन और एल्यूमिनियम के कारण अम्लीयता, उनकी अम्लीयता अधिक होती है। साथ में वो भुरभुरी भी होती है, भुरभुरी। ठीक है, मुलायम। ठीक है, बेस असंतृप्त वाली जो मृदा है उनमें उनका बेस असंतृप्त प्रतिशतता वो 30 से अधिक होता है। ठीक है, प्रतिशतता कितना? 30 से अधिक होता है, जिसके कारण क्या होता है? उन मृदाओं में पौधों की जो वृद्धि है वो नहीं हो पाती। 30 से अधिक होने पर पौधों की वृद्धि नहीं हो पाती, इसीलिए उन मृदाओं में चूने का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग करेंगे अपन? चूने का प्रयोग करते हैं। ठीक है, किसका प्रयोग करेंगे? चूने का प्रयोग कब करेंगे? जब बेस असंतृप्त प्रतिशतता कितनी हो जाए? 30 से अधिक हो जाती है। उस स्थिति में पौधों की जो वृद्धि है वो नहीं हो पाती है, नहीं, उसके वृद्धि को बढ़ाने के लिए, वृद्धि, पौधों की वृद्धि को बढ़ाने के लिए उसमें क्या, किसका उपयोग करते हैं? चूने का उपयोग कर देते हैं। इसी के साथ साथ अपन देखें कि अम्लता तो का कारण तो ये हो गई, अम्लीयता बढ़ जाती है। अगर क्षारीयता की अपन बात करेंगे, किसकी? क्षारीयता की अपन बात करेंगे तो विनिमय सोडियम, विनिमय सोडियम की जो मात्रा है, ठीक है, वो विनिमय धनायनों से विनिमय सोडियम की मात्रा विनिमय धनायनों से 10 से 15% अधिक हो जाए। कितना? 10 से 15% अधिक हो जाए तो मृदा कैसी हो जाती है? क्षारीय हो जाती है। मृदा कैसी हो जाती है? क्षारीय हो जाती है, और उसका पीएच 8 से अधिक हो जाता है। मृदा कैसी हो जाएगी? क्षारीय हो जाएगी, और उसका जो पीएच है, पीएच वैल्यू से अपन मृदा की अम्लीयता या क्षारीयता का पता करते हैं कि अगर पीएच 7 से कम होगा तो अम्लीय होगी मृदा, और 7 से ज्यादा होगा तो क्षारीय। तो मृदा का जो पीएच है
कितना हो जाएगा, 8 से अधिक हो जाता है। और जब विनिमय सोडियम की मात्रा अधिक होती है तो जो कोलाइड है या कोलाइड संकीर्ण होते हैं, विनिमय सोडियम की मात्रा बढ़ने के साथ साथ कोलाइड संकीर्ण की जो असंतृप्तता है वो बढ़ जाती है। ठीक है। अच्छा, सोडियम जो क्ले है, क्या क्ले में अगर सोडियम क्ले में चेंज हो जाए, अगर क्ले का है मिट्टी का एक प्रकार है, ठीक है, तो वो किसमें चेंज हो जाए, सोडियम क्ले में चेंज हो जाए। किसमें चेंज हो जाए, सोडियम की मात्रा बढ़ जाएगी तो मिट्टी कैसी हो जाएगी, सोडियम युक्त हो जाएगी। तो सोडियम क्ले की अपन बात करें, सोडियम क्ले में अगर चेंज होती है तो वहां पर क्षारीय मृदा कहलाती है, वो क्षारीयता बढ़ जाती है। और क्षारीयता बढ़ने के साथ साथ इसका जो उपजाऊपन है वो कम हो जाता है, नहीं के बराबर होता है, मतलब वो उपजाऊ नहीं होती है। क्लियर। सोडियम क्ले में अगर मृदा चेंज होती है, सोडियम क्ले में कब चेंज होगी, जब मृदा में सोडियम की मात्रा बढ़ेगी। ठीक है। और सोडियम की मात्रा बढ़ने पर वो मृदा सोडियम क्ले कहलाती है। उस स्थिति में मृदा कैसी हो जाएगी, क्षारीय। और क्षारीय होने के कारण उसकी उपजाऊपन, जो उसका उपजाऊपन है वो कम हो जाता है, या ये कहते हैं कि वो उपजाऊ नहीं होती। उपजाऊ मृदा में, किसमें, उपजाऊ मृदा में विनिमय धनायन जैसे अपन Ca2+ की बात करें, Mg2+ की बात करें, H+ की बात करें, K+ की बात, सोडियम Na+, ये सब क्या है, विनिमय धनायन है। तो इनकी मात्रा CEC कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी, ठीक है, धनायन विनिमय क्षमता, कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी, अगर 80 से 90% होती है, कितना है, 80 से 90% हो जाती है, कितनी हो जाए, 80 से 90% होती है। ठीक है। तो विनिमय जो हाइड्रोजन है उसकी मात्रा कितनी रह जाएगी, 20% से कम रह जाती है। विनिमय हाइड्रोजन की मात्रा कितनी हो जाएगी, 20% से कम होती है। तो इन जो मृदा में जहां पर धनायन विनिमय क्षमता 80 से 90% होती है और विनिमय हाइड्रोजन 20% से कम होती है, वहां पर कैल्शियम मुख्य रूप से विनिमय क्षार के रूप में कार्य करता है। ध्यान रखना, जहां या ये कहते हैं उपजाऊ मृदाओं में धनायन विनिमय क्षमता 80 से 90% जब होती है तो हाइड्रोजन विनिमय कितना हो जाएगी, 20% से कम हो जाती है। तो वहां पर कैल्शियम मुख्य रूप से विनिमय क्षार का कार्य करता है। ठीक है। जिसकी मात्रा कुल विनिमय धनायनों की मात्रा का 60 से 80% होती है। ठीक है। अब कैल्शियम की मात्रा, जैसे अब यहाँ पर सोडियम की मात्रा बढ़ी, सोडियम की मात्रा बढ़ने के कारण ये मृदा जिनमें चेंज हो गई, सोडियम क्ले में चेंज हो गई। और यहाँ जब कैल्शियम की मात्रा बढ़ेगी तो ये मृदा कैसी हो जाएगी, कैल्शियम क्ले कहलाएगी। Ca की मात्रा बढ़ेगी तो मृदा क्या कहलाएगी, मृदा कहलाएगी कैल्शियम क्ले, Ca क्ले। जैसे यहाँ पर सोडियम क्ले है, ऐसे ही कैल्शियम की मात्रा बढ़ने के साथ साथ मृदा किसमें चेंज हो जाएगी, कैल्शियम क्ले में चेंज हो जाती है। ठीक है। जिसकी अभिक्रिया कैसी होगी, उदासीन होती है। जिसकी अभिक्रिया कैसी होगी, उदासीन। अभिक्रिया कैसी होगी इसकी, अभिक्रिया कैसी होगी, उदासीन होती है। अगर इसकी पीएच की बात करें, किसकी बात करें, पीएच, क्योंकि इसका जो अम्लीयता, क्षारीयता, उदासीनता का निर्धारण किससे करते हैं अपन, पीएच से करता है। तो पीएच की जो वैल्यू है वो यहाँ पर 6.5 से 7.5 के मध्य होती है, 6.5 और 7.5 के मध्य। तो 6.5 और 7.5 का मतलब 7 हो गया। ठीक है। बीच में, इन दोनों के बीच में, तो यहाँ पर क्या आ जाएगी, उदासीनता आ जाती है। क्लियर। ठीक है। तो ये क्या था, टोटल पूरा धनायन विनिमय क्षमता और मृदा उर्वरता। मृदा की जो उर्वरता का सर्वोत्तम सूचक क्या माना गया है, वैज्ञानिकों ने क्या माना, धनायन विनिमय क्षमता। ठीक है। अगला टॉपिक अपन पढ़ेंगे ऋणायन विनिमय। अब तक पढ़ रहे थे धनायन विनिमय। ये सारे जो टॉपिक पढ़े अब तक, ये सारे के सारे धनायन विनिमय के थे। ठीक है। अब अपन दूसरा पढ़ रहे हैं ऋणायन विनिमय, एनायन एक्सचेंज। देखिएगा, ये ऋणायन विनिमय क्या होता है,
तो ऋणायन विनिमय को अम्ल विनिमय के नाम से भी जाना जाता है। इसका अन्य नाम क्या लिख सकते हैं अपन, अम्ल विनिमय के नाम से भी इसको जाना जाता है। और ऋणायन विनिमय पीएच परतंत्र का कार्य करता है। इसका पीएच परतंत्र का कार्य करता है। क्लियर? परिभाषा की अपन बात करें तो देखिएगा, अम्ल का जो ऋणायन होता है, ये कहते हैं कि फास्फेट आयन के जिस अंश में, ध्यान से सुनिएगा परिभाषा क्या है इसकी, थोड़ी सी टिपिकल है। फास्फेट आयन के जिस अंश में आयरन एवं एल्यूमिनियम के यौगिक, फास्फेट आयन के जिस अंश में आयरन एवं एल्यूमिनियम के यौगिक एवं सिलिकेट मृदा के साथ, फास्फेट आयन के जिस अंश में एल्यूमिनियम एवं आयरन के यौगिक तथा सिलिकेट मृदा के साथ क्रिया की, उसके स्थान पर, क्रिया करने के स्थान पर अन्य ऋणायनों जैसे OH माइनस आयन आ जाते हैं, तो इस विस्थापन को ऋणायन विनिमय कहा जाता है। इस विस्थापन को क्या कहेंगे, ऋण आयन विनिमय कहते हैं। ठीक है? या फिर ये कहते हैं कि किसी भी अम्ल, यहाँ देखिएगा आप कि जो फास्फेट आयन है, ये फास्फेट आयन, अब इसको फास्फेट बोलते हैं, PO4 ठीक है? तो इससे आप H3PO4 बनाते हैं, फास्फोरिक अम्ल बन गया। ये क्या बन गया, फास्फोरिक अम्ल, H3PO4। तो ये फास्फेट आयन क्या है, अम्ल, और फास्फोरिक अम्ल, ये अम्ल का ऋणायन है। इस अम्ल का क्या है, ये ऋण आयन है। ठीक है? फास्फोरिक अम्ल है, या आप ये लिखते हैं H2PO4 माइनस। ठीक है? तो ये भी क्या है, इसी का ऋणायन है। ठीक है? इसका ये ऋणायन है। ठीक है? तो फास्फेट आयन कि जिस अंश में आयरन और एल्यूमिनियम के यौगिक और सिलिकेट मृदा के साथ क्रिया की है, उसके स्थान पर अन्य ऋणायन, अब इनके स्थान पर जैसे OH आ जाए, तो या कोई भी और ऋणायन आ जाए, तो इस विस्थापन क्या कहेंगे, मतलब ऋणायन के स्थान पर ऋणायन आ रहा है, इसलिए इसको ऋणायन विनिमय कहते हैं। तो ये कहते हैं कि किसी भी अम्ल के ऋणायन, अब ये अम्ल का ऋणायन हो गया, इस अम्ल का ये क्षार हो गया, मतलब ये अम्ल है, ये ऋणायन है इसका, तो ये भी ऋणायन है। ठीक है? तो किसी भी अम्ल के ऋणायन द्वारा मृदा के ऋणायन को विस्थापित करने की क्षमता या प्रवृत्ति क्या कहलाती है, ऋणायन विनिमय कहलाती है। ठीक है? अब देखिए यहाँ एग्जाम्पल की अपन बात करें, जैसे ROH, ये अल्कोहल और ये एमीन समूह है, यहाँ पर ये अम्ल है ये H2SO4 क्या है, अम्ल है, HCl भी क्या है, यहाँ अम्ल है। क्लियर? तो मृदा की अगर मात्रा कम हो, मृदा की मात्रा कम होने पर क्षारीय समूहों की जो सक्रियता है वो प्रोटॉन देने की प्रवृत्ति पर निर्भर करती है, वृद्धि हो जाती है। ठीक है? वृद्धि हो जाएगी, तो प्रोटॉन जितना ज्यादा दिया जाएगा उसकी अम्लता उतनी ही ज्यादा होगी। यहाँ पर ये क्षार और ये भी क्षार, और ये दोनों क्या है, अम्ल है। तो ये अम्ल प्रोटॉन त्यागेगा, प्रोटॉन का मतलब H प्लस आयन त्यागेगा। इस अम्ल का H, इसका आप विच्छेद करेंगे, देखें आप कि H2SO4 है, H2SO4, ये किसमें टूटेगा, विच्छेद होगा H प्लस प्लस HSO4 माइनस, तो ये HSO4 माइनस। ठीक है? और ये जो प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन ROH से क्रिया करेगा, ROH प्लस H प्लस, तो इससे क्या बन जाएगा, ROH2 प्लस, क्योंकि प्रोटॉन धनावेश से धनावेश बन जाएगा। अब ये कैंसिल। ठीक है? तो ये टोटल जो रिएक्शन क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी। सेम कंडीशन में ये होगा। तो किस पर डिपेंड करेगी, प्रोटॉन देने की क्षारीयता, प्रोटॉन देने की प्रकृति पर निर्भर करती है। ठीक है? अब इस स्थिति में क्या होता है, इस स्थिति में ऋणायन जो मृदा है वो विलयन में अन्य ऋणायनों को विस्थापित कर देती है या अन्य ऋणायनों के साथ विनिमय
कर लेती है। ठीक है, रेनाइन में मुख्य रूप से किस पर निर्भर करता है, पीएच, अभी बताया पीएच परतंत्र का ही कार्य करता है। किसका कार्य करता है, पीएच परतंत्र का कार्य करता है। रेनाइन को रखने की जो क्षमता है, रेनाइन को रखने की क्षमता अम्लता बढ़ने के साथ साथ बढ़ती है। ठीक है, धनायन विनिमय क्षमता के विपरीत या धनायन विनिमय के विपरीत रेनाइनों को रखने की जो क्षमता है वो किस पर डिपेंड करेगी, अम्लीयता बढ़ने पर। जितनी अम्लीयता बढ़ेगी रेनाइनों को रखने की क्षमता भी बढ़ जाती है। उदासीन जो मृदा के रेनाइन है, जैसे क्लोराइड आयन है, नाइट्रेट आयन है, ये क्लोराइड Cl-, ये नाइट्रेट आयन है, उनकी अधिशोषण क्षमता या तो होती नहीं है या फिर बहुत कम होती है। ठीक है, जो रेनाइन है कौन से उदासीन मृदा की अपन बात करें, उदासीन मृदा के क्लोराइड आयन है, नाइट्रेट आयन है, इनकी जो अधिशोषण क्षमता है या तो बहुत कम होगी या होगी नहीं। ठीक है, और जो दूसरे रेनाइन है जैसे फास्फेट, अभी बताया मैंने आपको, फास्फेट PO4 3- आयन है, फास्फेट की अपन बात करते हैं, आर्सेनेट की अपन बात करते हैं, AsO4 की अपन बात करते हैं, AsO4 की अपन बात करते हैं। ठीक है, AsO4 की अपन बात करते हैं, तो इनकी जो क्षमता है वो या तो बहुत कम हो सकती है या बहुत ज्यादा पीएच वाली, दोनों ही मृदाओं पर ये कार्य करते हैं। ठीक है, अधिशोषण की जो क्षमता है फास्फेट आयन है, ठीक है, PO4 AsO4 AsO4 3- तो इनकी जो अधिशोषण क्षमता होती है वो कम और अधिक दोनों पीएच वाली मृदाओं पर होती है। ठीक है, दोनों मतलब दोनों पर ये कार्य करते हैं। क्लियर। अगला और मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का जो पेपरों में आता रहता है, ठीक है, वो क्या है, मृदा की प्रति सप्ताह वेश संतृप्ति, मृदा की प्रति सप्ताह वेश संतृप्ति। ठीक है, ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो पेपर में आता रहता है। तो देखिएगा मृदा की जो वेश प्रतिशत वेश संतृप्ति क्या होती है कि अम्लीय जो मृदा होती है, अम्लीय मृदा में H+ आयन और Al+3 आयन उपस्थित होते हैं, एल्यूमिनियम आयन और हाइड्रोजन आयन उपस्थित होते रहते हैं। और दोनों ही मृदा विलयन में ये जो दोनों आयन हैं कौन कौन से, H+ आयन और Al3+ आयन, ये दोनों ही मृदा विलयन में H+ आयनों की सांद्रता को बढ़ाते हैं। क्या करते हैं, H+ आयनों की सांद्रता को बढ़ाते हैं। कौन कौन से आयन, H+ आयन और एल्यूमिनियम आयन, ये दोनों ही हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता को बढ़ाते हैं, इसमें मृदा विलयन में। ठीक है, अधिशोषित जो हाइड्रोजन है वो प्रत्यक्ष रूप से और एल्यूमिनियम आयन अप्रत्यक्ष रूप से, अधिशोषित हाइड्रोजन प्रत्यक्ष रूप से और एल्यूमिनियम आयन अप्रत्यक्ष रूप से जल द्वारा H+ आयनों की सांद्रता में वृद्धि करते हैं, जल द्वारा H+ आयनों की सांद्रता में वृद्धि करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखें आप एल्यूमिनियम आयनों की बात कर रहे हैं अपन। ठीक है, एल्यूमिनियम आयनों की जब बात करेंगे तो आप इसको समझें वापस से कि अपन कहना क्या चाह रहे हैं। जैसे ये Al3+ आयन है, ये जल के साथ अभिक्रिया करेगा HOH, तो यहाँ पर ये प्लस है और ये माइनस है, तो ये जो धनायन है एल्यूमिनियम धनायन इन OH आयनों को ग्रहण कर लेगा और प्रोटॉन बाहर निकल जाएगा। तो क्या बनेगा, Al और OH, यहाँ क्या रह जाएगा +2, क्योंकि एक ऋणायन इसमें ग्रहण कर लिया, +3 पे एक ऋणायन से एक धनायन उदासीन हो जाएगा, +2 रह गया और प्लस क्या निकल गया यहाँ H+। क्लियर। ऐसे ही अब इसमें से AlOH +2 है, अब ये वापस जल के साथ अभिक्रिया करेगा, माइनस और प्लस वापस एक OH को ग्रहण करेगा, तो ये AlOH का होल ट्वाइस यहाँ क्या रह जाएगा, प्लस रह जाएगा और क्या निकल जाएंगे H+ आयन। वापस ये AlOH का होल ट्वाइस प्लस वापस जल के साथ अभिक्रिया करेगा ये, ठीक है, तो क्या बनेगा AlOH का होल थ्राइस।
प्लस ये प्रोटॉन का निष्कासन हो जाएगा। तो अधिकांश जो विनिमय क्षार हैं वो मृदा को क्षारीय बनाते हैं। विनिमय क्षार क्या करते हैं? मृदा को क्षारीय बनाने का कार्य करते हैं। अब ये देखें कोलाइडी परिभाषा की अपन बात करें किसकी? मृदा का प्रतिशत बेस संतृप्ति। तो कोलाइडी संकीर्ण पर अधिशोषित विनिमय भस्मों, यहाँ ध्यान रखना एक शब्द आया है विनिमय भस्म। भस्म बोलते हैं अपन क्षारों को। इसको बोलते हैं क्षार। क्षार क्या कहलाते हैं? भस्म, या भस्मों को ही क्षार कहा जाता है, क्षारों को ही भस्म कहते हैं। ठीक है। तो कोलाइडी संकीर्ण पर अधिशोषित विनिमय भस्मों की प्रतिशत मात्रा को ही कितने प्रतिशत मात्रा में क्षार उपस्थित है, ठीक है, क्या कहलाती है? बेस संतृप्ति कहते हैं। प्रतिशत बेस संतृप्ति कहा जाता है इसको। कोलाइडी संकीर्ण पर अधिशोषित विनिमय भस्मों की प्रतिशत मात्रा को ही क्या कहते हैं? बेस। क्योंकि क्षार कैसे होते हैं? क्षार, ये भस्म कैसे हैं? क्षार। और क्षारों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बेस। ठीक है। तो क्षारों के प्रतिशत का पूछ रहा है वो। ठीक है। या फिर ये कहते हैं कि प्रतिशत बेस संतृप्ति, प्रतिशत बेस संतृप्ति धनायन विनिमय क्षमता की वह प्रतिशतता होती है। ध्यान से सुनना। प्रतिशत बेस संतृप्ति सी क्या बताया? धनायन विनिमय क्षमता, कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी। धनायन विनिमय क्षमता की वह प्रतिशतता होती है जो कोलाइड संकीर्ण पर विनिमय भस्मों से संतृप्त होती है। जो विनिमय भस्मों से क्या होती है? संतृप्त होती है, वो क्या कहलाती है? प्रतिशत बेस संतृप्ति कहलाती है। ठीक है। क्या कहलाती है? प्रतिशत बेस संतृप्ति कहलाती है। अगर प्रतिशत बेस संतृप्ति की अपन फॉर्मूला देखें तो प्रतिशत बेस संतृप्ति किससे निकालेंगे? बराबर विनिमयशील भस्म की अपन बात करते हैं। विनिमयशील भस्म, भस्म किसको बोलेंगे? क्षारों को ही बोलते हैं, याद ध्यान रखना। क्षार, विनिमयशील भस्म। इसमें इकाई क्या लिखेंगे? सेंटीमोल प्रति किलोग्राम। ठीक है। अपॉन धनायन विनिमय क्षमता। ये भी किसमें? सेंटीमोल प्रति किलोग्राम। और गुणा यहाँ प्रतिशतता निकाल रहे हैं तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे अपन यहाँ पर इसको 100 से, गुणा 100। गुणा किससे? 100। धनायन विनिमय क्षमता किससे गुणा कर देंगे? 100 से। ठीक है। तो यहाँ शॉर्ट में लिखते हैं परसेंट बी बराबर एस अपॉन टी इंटू 100। ठीक है। एस अपॉन टी इंटू 100। बी क्या है? यहाँ प्रतिशत बेस संतृप्तता, एस क्या है? विनिमयशील भस्म, और टी क्या है? यहाँ पर धनायन विनिमय क्षमता। ठीक है। क्लियर? एस बराबर विनिमयशील क्षार, पी बराबर धनायन विनिमय क्षमता। ठीक। बी बराबर बेस संतृप्तता। क्लियर? तो इससे क्या निकाल लेंगे अपन? प्रतिशत बेस संतृप्तता इस फॉर्मूले के द्वारा आसानी से निकाला जा सकता है। अब देखिएगा आप सीईसी धनायन विनिमय क्षमता और विनिमयशील जो भस्म होते हैं उनमें जो अंतर पाया जाता है, क्या पाया जाता है? अंतर पाया जाता है। वो अंतर असंतृप्ति की सीमा, असंतृप्तता की सीमा या मृदा में उपस्थित विनिमय हाइड्रोजन की मात्रा को दर्शाता है। मतलब किसमें अंतर? टी से धनायन विनिमय क्षमता को दर्शाया तो टी माइनस एस, ये किसको दर्शाता है? धनायन
असंतृप्तता को। तो अंतर किसको दर्शाता है? असंतृप्तता को।